योंगरू जैसे ही सोहो को बताती है कि वो एएनएसपी के डायरेक्टर चांगसू की बेटी है, सोहो अजीब तरीके से स्माइल करने लगता है। नामदेल और चांगसू को योंगरू और सोहो की बातें नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि योंगरू सोहो के कान में खुसफुसाकर बोल रही थी। सोहो को जैसे ही पता चलता है कि योंगरू बड़ी बाप की बेटी है, वो उससे कहता है कि अब तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। सोहो बाकी हॉस्टेजेस को बताता है कि योंगरू का जाने का मन नहीं है तो वो सिर्फ 9 हॉस्टेजेस को ही रिलीज करेगा। योंगरू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सोहो पहले 10 लोगों को छोड़ रहा था। वो जब इस बारे में सोहो को कन्फ्रंट करती है तो सोहो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ की कोई बड़ी वीआईपी हो? मेरे लिए तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ढाल हो। सोहो से ये कड़वे शब्द सुनने के बाद योंगरू से नफरत भरी नजरों से घूरने लगती है। योंगरू को और भी ज्यादा तकलीफ देने के लिए सोहो उसे विंडो के पास खड़ा कर देता है। ये पूरा सीन डॉक्टर छुपकर देख रही थी और वो अपने हाथ में कुछ लिखती है। अब डॉक्टर ने अपने हाथ में क्या लिखा ये हमें जल्दी पता चलेगा। सोहो वार्डन को एक अलग कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों अकेले में बात कर सके। सोहो वार्डन से पूछता है कि क्या आपको इस बात की चिंता नहीं खा रही थी कि मिस्टर चांगसू की बेटी भी एक हॉस्टेज है? सोहो का ये सवाल सुन वार्डन समझ जाती है कि हो ना हो योंगरू ने ही सोहो को सारी सच्चाई बताई है। इन दोनों की ये पूरी कन्वर्सेशन नामदेल और चांगसू को अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी। वार्डन योंगरू का सपोर्ट करते हुए सोहो से कहती है कि तुम्हें थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें छुपाने के चक्कर में अपना फ्यूचर दांव पर लगा दिया था, क्योंकि उस बेचारी को यकीन था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब सही है और तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, वही हॉस्टल छोड़ने के लिए भी तैयार थी ताकि तुम पर कोई आँच ना आए। वार्डन सोहो से ये भी कहती है कि अगर तुम योंगरू की थोड़ी सी भी कदर करते हो तो उसकी फीलिंग्स को समझो और यहाँ से ज्यादा हॉस्टेजेस को जाने दो। वार्डन के इतना समझाने के बाद भी सोहो अपनी ही बात पर अड़ा रहता है तो सोहो को इमोशनल करने के लिए वार्डन उससे कहती है कि मैंने ओपन हाउस वाले दिन तुम्हें और योंगरू को साथ देखा था और तुम्हारी आंखों में भी मुझे योंगरू के लिए परवाह साफ साफ दिखाई दी थी। तो अगर तुम तब योंगरू की परवाह करते थे तो अब क्यों नहीं? या फिर वो सब सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था ताकि तुम योंगरू की मासूमियत का पूरी तरीके से फायदा उठा सको? वार्डन की इन बातों को सोहो बीच में ही काट देता है और उनसे कहता है कि वो वापस कैफेटेरिया में लौट जाए, पर वार्डन सोहो से कहती है कि वो पहले बाथरूम जाना चाहती है। इन दोनों की कन्वर्सेशन से नामदेल और चांगसू को पता चल जाता है कि योंगरू ने सोहो को ब्लैक टाइगर से कई दिनों तक बचा कर रखा था। नामदेल तो चांगसू के ऊपर चिल्लाने भी लगता है, पर चांगसू को समझ ही नहीं आता कि वो इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करे। वॉशरूम के अंदर हम देखते हैं कि वार्डन ने अपनी स्कर्ट के नीचे एक वॉकी टॉकी छुपाया था। वार्डन उस वॉकी टॉकी को जैसे ही ऑन करती है, वॉशरूम के बाहर खड़ा जैक वॉकी टॉकी की आवाज सुन लेता है और वो आवाज को चेक करने के लिए वॉशरूम के अंदर भी जाता है, पर वक्त रहते वार्डन उस वॉकी टॉकी को फिर से छुपा लेती है और जैक को भी वार्डन पर शक नहीं होता। हाना सोहो से कहती है कि जब तक कि स्पाइली का बुखार नहीं उतर जाता क्यों ना डॉक्टर ब्लैक टाइगर का इलाज कर दे क्योंकि उसे भी बुलेट लगी है। हाना की इस बात पर सोहो ध्यान नहीं देता, पर फिर भी हाना एक ही बात की रट लगा रही थी कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पर मौजूद सब लोगों को सेफ रखोगे। हाना सोहो को कन्विंस करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी जैक आकर हाना से बदतमीजी करने लगता है। तुम्हारे लोगों ने कौन से हमारे वादे पूरे किए हैं जो हम तुम्हारे वादे निभाएंगे? सोहो डॉक्टर से पूछता है कि स्पाइली की हालत कैसी है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि स्पाइली का बुखार अब तक नहीं उतरा है। इशारे से डॉक्टर सोहो को अपने साथ स्पाइली के रूम में ले जाती है और सोहो के रूम में आने के बाद डॉक्टर उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए माइक्रोफोन्स दिखाती, जिससे कि सोहो को पता चल जाता है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट इस हॉस्टल में मौजूद हर एक शख्स की बातें सुन सकती है। डॉक्टर सोहो को अपना हाथ दिखाती जिस पर लिखा था कि ये पूरी बिल्डिंग वायर टेप्ड है और जल्दी तुम लोगों के ऊपर हमला हो जाएगा। अब क्योंकि सोहो जानता था कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट उसकी सारी बातें सुन रही है, वो उन सभी के मन में विश्वास जगाने के लिए डॉक्टर से जोर से कहता है कि उन्हें सबसे पहले ब्लैक टाइगर का इलाज करना चाहिए क्योंकि उसे भी इलाज की जरूरत है। जैक को जैसे ये बात पता चलती कि सोहो ने ब्लैक टाइगर के इलाज का ऑर्डर दिया है, वो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है, पर सोहो उससे कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ हॉस्टेजेस पर ध्यान देना है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। दूसरी तरफ चांगसू बाइनोक्यूलर की मदद से योंगरू को देखने की कोशिश करता है जो कि विंडो के पास खड़ी थी। योंगरू भी जैसे ही चांगसू को देखती है उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। अपनी बेटी को इस हालत में देख चांगसू को भी बहुत बुरा लग रहा था। वहाँ पर मौजूद नामदेल इनके इमोशंस का मजाक उड़ाने से जरा भी पीछे नहीं हटता। हद तो तब पार हो जाती है जब नामदेल चांगसू से कहता है कि उसकी बेटी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आखिर उसने एक स्पाई को छुपने में मदद जो की थी। नामदेल की बातों से गुस्सा होकर चांगसू से घूरने लगता है और नामदेल अपनी बकवास बंद कर देता है।
दूसरी तरफ मिसेस नामदेल और मिसेस एन 13 वर्जन्स के चक्कर में ही पड़े हुए थे। उन दोनों को ही इस बात की तसल्ली थी कि हॉस्टल में सिर्फ और सिर्फ 13 लड़कियां ही मरनी चाहिए, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। इन दोनों को ही लग रहा था कि ऐसा होना नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद सोहो ब्लैक टाइगर से बात करने जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि ब्लैक टाइगर के रूम में भी माइक्रोफोन छुपा हुआ है। सोहो ब्लैक टाइगर से पूछता भी कि तुम्हारा बॉस चांगसू किस किस्म का इंसान है, तो ब्लैक टाइगर उसके इस सवाल का कोई भी सीधा जवाब नहीं देता और उल्टा उसे उकसाने लगता है। ब्लैक टाइगर ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि चांगसू और उसके आदमी अब भी ब्लैक टाइगर और उसकी कन्वर्सेशन को ध्यान से सुन रहे होंगे, तो उन लोगों तक इनडायरेक्टली अपना मैसेज पहुंचाने के लिए सोहो ब्लैक टाइगर से कहता है कि अगर एक और बार साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने मेरे या मेरे साथियों के साथ धोखेबाजी की तो मैं ये पूरी बिल्डिंग बॉम्ब से उड़ा दूंगा, और इस धमाके के बाद मिस्टर चांगसू को उनकी बेटी की लाश तक नहीं मिलेंगी। सोहो की ये बात सुन ब्लैक टाइगर उसे इंस्टिगेट करते हुए ये भी कहता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोनों साथी भी इस ब्लास्ट में मारे जाएंगे, और तुम तो उन दोनों के लीडर हो ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम उन्हें सही सलामत अपने देश तक वापस पहुंचाओ। ब्लैक टाइगर की इस बात पर सोहो उससे कहता है कि हमारे लीडर के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या होंगी कि हमने हमारे साथ 70 हॉस्टेजेस को मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों की ये कन्वर्सेशन सुन चांगसू के पसीने छूटने लगते हैं, पर नामदेल फिर से इस सिचुएशन का मजाक उड़ाते हुए चांगसू से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही इन जासूसों का बंदोबस्त कर दिया है। दरअसल नामदेल ने हाना को बता दिया था कि डॉक्टर दोनों इंजर्ड स्पाई को बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे, और जैसे ही वो दोनों बेहोश हो जाएंगे, हाना का ये काम था कि वो बेसमेंट में लगे लॉक को खोल दे ताकि आर्मी अंदर आकर उस बचे हुए एक स्पाई को भी मार गिराए। नामदेल जैसे ही अपना ये प्लान चांगसू को बताता है, चांगसू गुस्से में नामदेल से कहता है कि अगर हम लोगों ने एक और बार उन जासूसों को धोखा दिया तो वो पूरी बिल्डिंग बॉम्ब से उड़ा देंगे। हाना जैसे ही ब्लैक टाइगर को देखती है वो उसे हक करती है, और इस हक के बहाने ब्लैक टाइगर को हाना ये भी बताती है कि जल्दी हमारी फोर्सेस इस बिल्डिंग पर हमला करने वाली है और मैंने मेडिकल किट में एक गन छुपाई है। अब ब्लैक टाइगर अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है और सोहो 9 हॉस्टेजेस को रिलीज कर देता है। मिस्टर रन को जैसे ये बात पता चलती है वो अपने जूनियर से कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना कि इन 9 हॉस्टेजेस में से कोई भी अपना मुंह ना खोले। जल्दी मिसेस चांगसू वाहवाही पाने के लिए अपने हस्बैंड और उनकी टीम के लिए ढेर सारा खाना ले आती है। खाना खाते वक्त मिस्टर रन को कॉल आता है, और जैसे ही वो टीवी चालू करते न्यूज के जरिए सबको पता चलता है कि प्रोफेसर नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि नॉर्थ कोरिया उनका किडनैप कर रहा था। न्यूज रिपोर्टर्स को एक प्रीस्ट के जरिए वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिली थी, जिसे सुनने के बाद सभी देशवासियों को ये पता चलता है कि प्रोफेसर के बेटे को नॉर्थ कोरिया वालों ने पहले ही किडनैप कर लिया था, और उसी को छिड़ाने के सिलसिले में प्रोफेसर नॉर्थ कोरियन स्पाइस के बंदी बनकर प्योंगयांग जा रहे थे। यही नहीं, न्यूज रिपोर्टर्स अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि ये सब जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे हो सकता है कि रूलिंग पार्टी यानी कि चांगसू और नामदेल की पार्टी का ही हाथ हो। अब नामदेल को जैसी इस खबर के बारे में पता चलता है वो मिस्टर आन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है, और बेचारे मिस्टर आन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी गलती क्या है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी तरफ से तो कोई न्यूज लीक नहीं हुई थी। चांगसू नामदेल का गुस्सा शांत करने के लिए सभी लोगों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं। नामदेल चांगसू और मिस्टर आन से कहते भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमें झूठे सबूतों को पेश कर देना चाहिए ताकि जनता की नजर में हमारी पार्टी हीरो बन जाए। पर चांगसू नामदेल को मना करते हुए कहते हैं कि दूसरी पार्टी के पास पुख्ता सबूत है, और अगर हमारे झूठे सबूत पकड़े गए तो चीजें बद से बदतर हो सकती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहते कि तभी चांगसू को प्रेसिडेंट का कॉल आता है। प्रेसिडेंट ने भी ये सारी खबरें सुन ली थी, और वो चांगसू से कहते हैं कि तुम दोनों को 5 बजे तक मेरे ऑफिस में आना है, वो भी किसी सोल्यूशन के साथ। चांगसू जैसे ही प्रेसिडेंट वाली बात नामदेल को बताता है, नामदेल जानता था कि अगर प्रेसिडेंट को सोल्यूशन नहीं मिला तो नामदेल और चांगसू का हश्र बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगा। इन दोनों के बीच की ये पूरी कॉन्वर्सेशन मिसेस चांगसू सुन लेती है, और वो इन दोनों को सजेस्ट करती है कि अगर हम हॉस्टेजेस वाली बात मीडिया में लीक कर दे और उन सभी हॉस्टेजेस को सेफली बाहर लाने के साथ साथ उन तीनों स्पाइस को मार गिराए तो तुम्हारी पार्टी जनता की नजरों में हीरो बन जाएगी, और फिर अपोजिशन भी कुछ नहीं कर पाएगा। चांगसू को अपनी वाइफ का ये आइडिया पसंद नहीं आया था, क्योंकि चांगसू के हिसाब से नॉर्थ कोरिया को अपने तीनों स्पाइस सही सलामत चाहिए थे। पर तभी नामदेल चांगसू से कहता है कि अगर हम उन तीनों स्पाइस के बदले नॉर्थ कोरिया को ढेर सारे पैसे दे तो वो इतनी मोटी रकम के बदले तीनों स्पाइस की बलि तो चढ़ा ही सकते हैं ना। चांगसू नामदेल और अपनी वाइफ की बात मान जाता है, और वो उन दोनों से कहता है कि वो सोहो के पापा यानी कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से इस बारे में बात करेगा। हॉस्टल के अंदर वार्डन वॉकी टॉकी को फ्लावर पॉट के अंदर छुपा देती है।
डॉक्टर जब ब्लैक टाइगर का इलाज कर रही होती है तो ब्लैक टाइगर उनसे गन की डिमांड करता है। डॉक्टर भी ब्लैक टाइगर की सर्जरी करने के बाद जानबूझकर जैक के सामने वो बंदूक निकालने की कोशिश करती है और जैक भी उस बंदूक को देख लेता है। दूसरी तरफ चांगसू सोहो के पापा को कॉल करता है और उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास नॉर्थ कोरियन स्पाइस को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सोहो के पापा जैसे ये बात सुनते हैं उनका पारा चढ़ जाता है और वो चांगसू से चिल्लाते हुए कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया को उनके तीनों स्पाइस बिना किसी खरोच के वापस चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद सोहो के पापा ऑफिस से चले जाते हैं और कुछ ही मिनटों बाद उनकी सेक्रेटरी चांगसू को कॉल करके ये कहती है कि अब से इस मिशन की इंचार्ज वो है और अब नॉर्थ कोरिया यही चाहता है कि उन तीनों स्पाइस की बलि चढ़ जाए और उन तीनों की मौत के बदले नॉर्थ कोरिया को एक मोटी रकम मिले। सेक्रेटरी की ये बात एक लड़की सुन लेती है और वो लड़की भागते हुए सोहो के पापा को सेक्रेटरी और चांगसू के फोन कॉल के बारे में बता देती है। पर सारी सच्चाई जानने के बाद सोहो के पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस सीन से मुझे ऐसा लगा कि सोहो के पापा भी यही चाहते थे कि वो तीनों स्पाइस मर जाए, पर वो अपने हाथों से ये गंदा काम नहीं करवाना चाहते थे। ये भी हो सकता है कि सोहो उनका रियल बेटा ना हो और इसी वजह से उन्हें उसकी जान की कदर नहीं थी। बट ये सिर्फ मेरा एक अजम्पशन है। इस सीन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, ना ही इस एपिसोड में। जैक को जैसे इस बात का पता चलता है कि डॉक्टर ने मेडिकल किट में गन छुपाई है, वो डॉक्टर के साथ मारपीट करने लगता है और डॉक्टर की चीखने की आवाज नामतील को भी सुनाई देती है। अब आवाजें ऑफिसर्स तक ना पहुँचे, इसलिए जिस रूम में डॉक्टर के साथ मारपीट हो रही थी उसी रूम में सोहो रेडियो चलाने लगता है। अपनी गर्लफ्रेंड की चीखें सुनने के बाद नामतील के अंदर का बॉयफ्रेंड जाग जाता है और वो बहुत ही फनी वे में रिएक्ट करने लगता है। जैक जब पिस्टल के बारे में सोहो को बताता है तो सोहो इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता और सोहो की इसी बात पर जैक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो योंगरो को विंडो से हटाकर डॉक्टर को उसकी जगह पर खड़ा कर देता है। जैक ने डॉक्टर के ऊपर बंदूक तान दी थी। सोहो जब उसे ऐसा करने से रोकता है तो जैक और सोहो के बीच छीना झपटी होने लगती है। इसी छीना झपटी के बीच जैक के हाथ से वो डॉक्टर वाली पिस्टल नीचे गिर जाती है और वक्त रहते योंगरो उस पिस्टल को उठा लेती है और सोहो के ऊपर तान देती है। अब योंगरो के हाथ में बंदूक देख जैक का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो योंगरो पर ही बंदूक तान देता है। योंगरो को इस सिचुएशन से बचाने के लिए ब्लैक टाइगर सोहो से कहती है कि अगर तुम लोगों ने डॉक्टर को कुछ भी किया तो बाहर बैठे ऑफिसर्स अंदर एक और नया डॉक्टर नहीं भेजेंगे और वैसे भी तुम्हारे तीसरे साथी को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्लैक टाइगर सोहो के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश भी करता है और सोहो ब्लैक टाइगर की बात अच्छी तरीके से समझ जाता है और वो जैक को बड़े ही प्यार से अपनी बंदूक नीचे करने के लिए कहता है। जैक भी सोहो की बात मान जाता है और जैसे ही वो बंदूक नीचे करता है माउंटेन पर खड़े ऑफिसर्स जैक की तरफ शूट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैक को गोली नहीं लगती। अब इस एक गोली का बदला लेने के लिए जैक ऑफिसर्स पर दुगनी तेजी से गोलियां चलाने लगता है। इस बीच योंगरो भी जैक को शूट करने की कोशिश करती है, पर सोहो योंगरो के हाथ से गन नीचे गिरा देता है और इसी हादसे के बीच सोहो की जेब से योंगरो का एयरप्लेन गिरता है। ये वही एयरप्लेन था जिसमें योंगरो ने लिखा था कि वो सोहो से एक और बार मिलना चाहती है। सोहो जैक को गोलियां वेस्ट करने से रोक लेता है और योंगरो उस एयरप्लेन को देखकर समझ जाती है कि ये एयरप्लेन उसी का है। इस हलचल का फायदा उठाते हुए हाना बेसमेंट की तरफ जाती है ताकि वो नीचे का दरवाजा अनलॉक कर सके। सोहो जैसे ही योंगरो के हाथ में वो एयरप्लेन देखता है वो उसके हाथों से वो एयरप्लेन छीन लेता है और योंगरो को फिर से विंडो के पास खड़ा कर देता है। सोहो जैक को कैफेटेरिया के लोगों पर नजर रखने के लिए कहता है और जल्दी सोहो को ये बात समझ आ जाती है कि हाना इस कमरे में नहीं है। सोहो भागते हुए बेसमेंट की तरफ जाता है, पर हाना अब तक डोर अनलॉक कर चुकी थी। सोहो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी हाना उससे कहती है कि अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो बाहर बैठे ऑफिसर्स अंदर आ जाएंगे। अब हाना को दरवाजा खोलने से रोकने के लिए सोहो उससे कहता है कि अगर तुमने अपने हाथ पीछे नहीं लिए तो मैं ये पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड कर दूंगा, जिससे कि तुम, तुम्हारा प्रेमी और वो हॉस्टेजेस कोई भी जिंदा यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। सोहो की ये बात सुनते ही हाना दरवाजे के बाहर कूद जाती है और बाहर निकलती वहाँ पर मौजूद सभी ऑफिसर्स को अंदर जाने का हुक्म देती है, जिससे कि वो सोहो का काम तमाम कर सके। पर कोई भी ऑफिसर हाना की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था और होगा भी कैसे। आखिर उस टीम को नामतील की तरफ से ऑर्डर जो मिले थे कि उन्हें अंदर जाने के बारे में सोचना तक नहीं है। दूसरी तरफ चांगसू नामतील को बताता है कि अब उन्हें नॉर्थ कोरिया के ऑर्डर्स सोहो के पापा नहीं बल्कि उनकी सेक्रेटरी देंगी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी हाना आकर नामतील को कन्फ्रंट करती है कि बाहर बैठे सोल्जर स्पाइस पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कि नामतील हाना को कोई जवाब दे पाता, सोहो चांगसू को कॉल करता है, पर नामतील चांगसू से फोन ले लेता है और सोहो से बस एक ही बात कहता है कि तुम्हें जिसके साथ जो करना है वो करो, बस डॉक्टर को सेफली बाहर छोड़ दो। नामतील की ये बात सुनने के बाद हाना को समझ आ जाता है कि
इन लोगों को हॉस्टेजेस की जान की कुछ नहीं पड़ी है। हाना जब नामतेल को इस बारे में कन्फ्रंट करने लगती तो नामतेल उसे टेंट से बाहर निकलवा देता है। नामतेल वापस से चांगसू को फोन दे देता है और चांगसू सोहो को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो लोग उन तीनों को सही सलामत वापस नॉर्थ कोरिया पहुंचाना चाहते हैं। पर सोहो को चांगसू की बात पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सोहो और उसके साथियों को 3 बार धोखा दे चुके थे। सोहो चांगसू से साफ साफ पूछता भी कि तुम्हारी नॉर्थ कोरिया के साथ क्या डील हुई है, पर चांगसू बातों को घुमाते हुए सोहो से कहता है कि तुम्हें बस अपनी कंट्री के ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सोहो को चांगसू की इस बात पर चिढ़ आती है और वो उससे कहता है कि अब से हर 10 मिनट बाद तुम्हें एक हॉस्टेज की लाश मिलेंगी और अब से जितने भी हॉस्टेजेस मरेंगे उन सभी का खून तुम्हारे सिर होगा। इतना बोलकर सोहो फोन रख देता है और जानबूझकर जैक से कहता है कि वो सबसे पहले योंगरो की जान लेगा। सोहो ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता था कि चांगसू अब भी उन सब की बात सुन रहा है। सोहो माइक्रोफोन का कनेक्शन काट देता है और फिर जैक को बताता है कि योंगरो एएनएसपी के डायरेक्टर चांगसू की बेटी है और इस जगह से बाहर निकलने में वही हमारी सबसे ज्यादा मदद करेंगी। जैक को भी सोहो की बात समझ जाती है और वो दोनों मिलकर हर कमरे से माइक्रोफोन का कनेक्शन काट देते हैं। कोई भी आवाज ना आने पर नामतेल और चांगसू को भी ये बात का पता चल जाता है कि सोहो और उसके साथियों को माइक्रोफोन के बारे में पता लग चुका है। थोड़ी देर बाद जैक डॉक्टर को एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहाँ पर सोहो पहले से ही मौजूद था और डॉक्टर को अकेला देख सोहो उन्हें सल्यूट करता है। और अब डॉक्टर की असलियत से पर्दा उठता है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर भी एक नॉर्थ कोरियन एजेंट डॉक्टर है, जो कि पहले भी ऐसे कई मिशंस को अंजाम दे चुकी है और उन्हें साउथ कोरिया सिर्फ इसी मकसद से भेजा गया था कि वो सोहो और बाकी स्पाइस को सेफली नॉर्थ कोरिया पहुंचा सके। सोहो ने जब पहली बार डॉक्टर को देखा था वो तभी समझ गया था कि ये डॉक्टर भी नॉर्थ कोरिया से है और वो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए ही आई है। पर जैक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैक को जैसी सच्चाई का पता चलता है वो डॉक्टर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, पर डॉक्टर उससे कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सब मेरे मुताबिक ही था। बाहर खड़े मिस्टर एन मेगाफोन के जरिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि सोहो तुम्हें फोन उठा लेना चाहिए, पर सोहो और बाकी स्पाइस उनकी कोई भी बात पर ध्यान ही नहीं देते। चांगसू के कई बार फोन करने के बाद सोहो एक बार फोन उठा भी लेता है और चांगसू से बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने एक भी हॉस्टेज की जान ली तो तुम अपनी कंट्री के ऑर्डर्स की बेइज्जती करोगे। चांगसू सोहो से बड़ी ही नरमी से बात कर ही रहा था कि तभी नामतेल सोहो के साथ गाली गलौज करने लगता है और सोहो फोन रख देता है। चांगसू की बात मानकर सोहो रेडियो स्टेशन चेक करता है और उन्हें नॉर्थ कोरिया की तरफ से यही ऑर्डर मिलता है कि वो 10 दिन में वापस अपने देश पहुंच जाएंगे और इस बीच उन्हें किसी भी हॉस्टेज को हर्ट नहीं करना है। सोहो डॉक्टर से इस ऑर्डर के बारे में पूछता भी है कि क्या ये ऑर्डर सही भी है या नहीं, तो डॉक्टर सोहो से कहती है कि तुम कब से अपनी कंट्री के ऑर्डर्स को क्वेश्चन करने लगे हो। साथ ही साथ डॉक्टर सोहो से ये भी कहती है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। अब डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद सोहो उनसे और कुछ भी नहीं पूछता। सोहो जैसे ही वापस कैफेटेरिया में लौटता है वार्डन उससे कहती है कि तुम्हें सभी स्टूडेंट्स को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। वार्डन की बात मान सोहो कैंटीन वाली आंटी को खाना बनाने का ऑर्डर देता है। सोहो योंगरो को भी विंडो के पास खड़ा कर देता है ताकि चांगसू को इस बात का पता चल जाए कि उनकी बेटी जिंदा है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। योंगरो को सही सलामत देखने के बाद चांगसू कहीं जा ही रहा था कि तभी बीच रास्ते में उसे योंगरो के बड़े भाई यानी कि अपने बड़े बेटे की हालत के बारे में पता चलता है। सभी लोगों का डिनर होने के बाद सोहो योंगरो को अपने साथ डाइनिंग रूम में ले जाता है ताकि योंगरो कुछ खा सके। योंगरो जब खाने से मना करती है तो सोहो उससे कहता है कि तुम्हारा खाना खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आखिर तुम ही तो हमारी शील्ड हो। इतना बोलकर सोहो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तब योंगरो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास वो एयरप्लेन कहाँ से आया। योंगरो का ये सवाल सुन सोहो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर योंगरो सोहो से ये भी पूछती है कि क्या तुम उस एयरप्लेन की वजह से वापस इस हॉस्टल में आई थी। सोहो योंगरो की तरफ मुड़कर देख ही रहा होता है कि तभी टीवी के जरिए योंगरो को पता चलता है कि उसके बड़े भाई की मौत हो चुकी है। रिपोर्टर्स ये न्यूज भी रिलीज करते हैं कि नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने होसू यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट्स को अपना बंदी बनाकर रखा है। न्यूज वाले तो सोहो को ही योंगरो के बड़े भाई का मौत का जिम्मेदार भी ठहराते हैं। योंगरो को जैसे ये बात पता चलती है वो सोहो की तरफ देखने लगती है और इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।